दोस्तों जीएसटी और नोटबंदी के लागू होने के बाद हमारे देश में डिजिटल पेमेंट्स का चलन काफी बढ़ गया है और आज की तारीख में हम जितने भी बड़े खर्चे या इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डिजिटल माध्यम से करते हैं। डिजिटल माध्यम से मेरा मतलब है आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग या चेक के थ्रू हमें पेमेंट करना होता है। और साथ ही साथ इस प्रकार के बड़े खर्चों और इन्वेस्टमेंट को करते समय आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड भी देना होता है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपने आप को काफी अपडेट किया है और उनका भी टैक्स इवेजन यानी टैक्स चोरी को पकड़ने का जो तरीका है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स इवेजन या फिर टैक्स चोरी को रोकने के लिए इस लॉजिक पर काम करता है कि एक पर्सन अपनी इनकम तो छुपा सकता है पर अपने खर्चे और इन्वेस्टमेंट नहीं छुपा सकता, क्योंकि खर्चे और इन्वेस्टमेंट आपके डिजिटल हो गए हैं। पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है जिससे इस प्रकार के बड़े खर्चों और इन्वेस्टमेंट को ट्रैक किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इस मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाला हूं और मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैक किए जाते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन किस प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 10 ट्रांजैक्शंस की जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर होती है और उनका आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से ट्रांजैक्शन है जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैक किया जाता है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन सेविंग बैंक अकाउंट को लेकर है। तो अगर आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करते हैं या फिर विड्रॉ करते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। आपको ध्यान यह रखना है कि हम यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, यानी 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने कैश में जमा किया है या फिर कैश में विड्रॉ किया है। यहाँ पर हम डिजिटल डिपॉजिट्स की और विड्रॉल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यानी अगर आपने नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर आरटीजीएस, आईएमपीएस के थ्रू पेमेंट आपका जमा हुआ है या विड्रॉ हुआ है तो इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं जाती है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का जो 10 लाख का ट्रांजैक्शन हो सकता है सिंगल ट्रांजैक्शन हो या हो सकता है ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो, यानी अगर आपने 2-2 लाख करके भी 10 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जमा किया है या फिर विड्रॉ किया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। दूसरे नंबर का ट्रांजैक्शन आता है आपके करंट अकाउंट को लेकर। जिस प्रकार से सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख की लिमिट है, इसी प्रकार से करंट अकाउंट में ये 50 लाख रुपीस की लिमिट है। यानी अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा का कैश अपने करंट अकाउंट में या तो जमा करते हैं या फिर विड्रॉ करते हैं तो उस केस में ये इंफॉर्मेशन भी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। अगेन यहाँ पे हम कैश ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, यानी अगर आपका 50 लाख रुपए से ज्यादा कैश में जमा हुआ हो या फिर कैश में विड्रॉ हुआ हो और इस प्रकार का 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो सकता है सिंगल ट्रांजैक्शन हो या फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो, यानी अगर आपने पार्ट करके भी फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा का कैश या तो जमा कर दिया है या फिर विड्रॉ किया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा गवर्नमेंट को दे दी जाती है। अब आते हैं थर्ड नंबर के ट्रांजैक्शन पे। अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी कराई है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब मैंने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की बात की थी तो केवल कैश ट्रांजैक्शन की बात की थी, बट जब हम एफडी की बात करते हैं तो हो सकता है इस प्रकार की 10 लाख की एफडी आपने कैश में कराई हो या फिर किसी डिजिटल माध्यम से भी कराई है, यानी आपने चेक के थ्रू या फिर आरटीजीएस, आईएमपीएस के थ्रू भी अगर एफडी कराई है 10 लाख से ज्यादा तो भी इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। बट आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अगर आपने एफडी का रिन्यूअल कराया है, यानी आपकी ऑलरेडी कोई एफडी थी जो मैच्योर हुई और उसका आपने रिन्यूअल कराया है तो वो इंफॉर्मेशन फिर बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं जाती है। तो ये था हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन। अब आते हैं फोर्थ नंबर के ट्रांजैक्शन पे। फोर्थ नंबर का ट्रांजैक्शन आपके क्रेडिट कार्ड्स के बिल को लेकर है। तो अगर आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल बनता है और आपने इसका पेमेंट अगर कैश में किया है तो ये इंफॉर्मेशन आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी या फिर बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। तो यहाँ पर जो ये 1 लाख की लिमिट है ये कैश पेमेंट की है, यानी अगर आपने बिल का पेमेंट कैश में किया है। बट अगर आप बिल का पेमेंट कैश में ना करके किसी डिजिटल मोड से करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं या एमपीएस से करते हैं तो उस केस में ये जो लिमिट है वो 10 लाख की है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने 10 लाख या उससे ज्यादा का क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर के ट्रांजैक्शन पर जो कि डिमांड ड्राफ्ट को लेकर है। तो अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख या उससे ज्यादा किसी पर्सन को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट किया है और इस प्रकार का डिमांड ड्राफ्ट आपने कैश में बनवाया है, यानी बैंक में जाकर आपने कैश जमा किया है और उसके बदले आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाए हैं तो उस केस में आपका बैंक आपसे पैन नंबर की डिमांड करता है और इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे जो कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर है। अगर कोई पर्सन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर
10 लाख या उससे ज्यादा के शेयर्स परचेस करता है, तो जिस कंपनी के वो शेयर परचेस कर रहा है उस कंपनी द्वारा ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये जो शेयर का परचेस है, हो सकता है उसने कैश में किया हो या फिर डिजिटल मोड से किया हो, यानी यहाँ पर उसने पेमेंट नेट बैंकिंग से या फिर आरटीजीएस से भी किया है और ये अमाउंट 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन कंपनी द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। इसी प्रकार से 7वां ट्रांजेक्शन म्यूचुअल फंड्स को लेकर है। अगर कोई पर्सन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। यहाँ पे भी ध्यान आपको रखना होगा कि ये जो लिमिट है कैश की भी है और डिजिटल मोड की भी है, यानी अगर म्यूचुअल फंड कंपनी को कैश में पेमेंट हुआ है या डिजिटल मोड से भी पेमेंट हुआ है तो भी इसकी इंफॉर्मेशन म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। दोस्तों अगला जो ट्रांजेक्शन है 8 नंबर का ट्रांजेक्शन, वो फॉरेन करेंसी को लेकर है, यानी विदेशी मुद्रा को लेकर है। तो अगर कोई पर्सन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की फॉरेन करेंसी खरीदता है तो उसकी इंफॉर्मेशन फॉरेन एक्सचेंज डीलर द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। तो अगर कोई पर्सन 10 लाख रुपए से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल पे खर्च कर सकता है, घूमने फिरने पे खर्च कर सकता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होनी ही चाहिए ताकि वो वेरीफाई कर सके कि उसकी इनकम इस प्रकार के खर्चे को जस्टिफाई करती है या नहीं करती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। 9th नंबर का ट्रांजेक्शन आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस करने से रिलेटेड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अगर आपने फ्लैट परचेस किया है या फिर मकान परचेस किया है या फिर जमीन परचेस की है और इस प्रकार का जो आपने परचेस किया है वो 30 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार द्वारा, जहां पे आप रजिस्ट्री कराते हैं प्रॉपर्टी की, उस रजिस्ट्रार द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो पेमेंट आपने किया है प्रॉपर्टी के लिए, हो सकता है आपने इसका कुछ पोर्शन कैश में किया हो या फिर डिजिटल मोड से किया हो, चेक के माध्यम से किया हो, नेट बैंकिंग से किया हो, आरटीजीएस किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 30 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन अगर किया है, प्रॉपर्टी परचेस की है, तो उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 30 लाख की लिमिट है ये रजिस्ट्री वैल्यू की है। हमारे देश में एक इम्बैलेंस है, हमारे देश में प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू तो काफी ज्यादा होती है पर उसकी रजिस्ट्री वैल्यू कम होती है, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया की गाइडलाइन पर डिपेंड करती है। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख है बट उसकी रजिस्ट्री केवल 28 लाख रुपए की है, यानी रजिस्ट्रार के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल 28 लाख की है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती। इन केस अगर रजिस्ट्री अगर आपकी प्रॉपर्टी की 30 लाख से ज्यादा है तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। अगला ट्रांजेक्शन जो है 10वें नंबर का, वो एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है क्योंकि वो काफी सारी चीजों को कवर करता है। अभी तक हमने जितने भी ट्रांजेक्शन देखे वो स्पेसिफिक किसी ट्रांजेक्शन को कवर करते थे, और ये जो ट्रांजेक्शन है ये एक जनरल ट्रांजेक्शन है जो काफी सारी चीजों को कवर कर लेता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं या कोई सर्विस आप ले रहे हैं और उसका पेमेंट आपने कैश में किया है और इस प्रकार का जो कैश का पेमेंट है 2 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो फिर इसकी इंफॉर्मेशन कंसर्न पर्सन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। अगर आपने 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का गोल्ड खरीदा है और उसका पेमेंट आपने कैश में किया है, तो उस ज्वेलर्स का जो मालिक है उस पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि इसकी इंफॉर्मेशन उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। इसी प्रकार से अगर आपने कोई कार खरीदी और उस कार का पेमेंट आपने कैश में किया, तो अगेन जो कार का डीलर है उसे ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचानी होगी। तो दोस्तों ये कुछ मेजर 10 ट्रांजेक्शन थे जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर होती है और ये फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इनकी सूचना चली जाती है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका क्या करता है? क्या आपको कोई नोटिस आएगा? तो इस चीज का भी आंसर मैं आपको दे देता हूं। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी पर्सन है जिसकी इंफॉर्मेशन उन्हें मिली है उसका इनकम टैक्स रिटर्न उठा के देखता है और उसके इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी इनकम रिपोर्टेड है उसे कंपेयर करता है इस प्रकार के खर्चों से और इन्वेस्टमेंट से। अगर किसी पर्सन ने इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं किया है और इस प्रकार के कोई खर्चे या इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, फिर तो उसे नोटिस आएगा, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो यह माना जाता है कि उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 रुपए से कम होगी, इसी कारण उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो अगर किसी पर्सन की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो वो इस प्रकार के 10 लाख 20 लाख के ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हैं? तो ये एक क्वेश्चन जाता है और उस केस में उस पर्सन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भेजा जाता है। सपोज कोई पर्सन है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, उस केस में क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस प्रकार की फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न से इस प्रकार के खर्चों और इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करता है। तो अगर इनकम टैक्स रिटर्न में जो इनकम दिखाई गई है वो इस प्रकार के खर्चे और इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करते हैं
तो नोटिस नहीं भेजा जाएगा। बट सपोज उसमें इनकम कम दिखाई गई है और ये खर्चे और इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन को एक नोटिस भेज सकता है और उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि ये जो इतने खर्चे किए गए हैं और इन्वेस्टमेंट किए गए हैं उसका सोर्स क्या है। सपोज कोई पर्सन है जिसका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुआ है और उसकी इनकम टैक्स रिटर्न ये इस प्रकार के बड़े खर्चे और इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस केस में क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा उस पर्सन को और उस पर्सन से एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि आपने ये जो खर्चे किए हैं और इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका सोर्स क्या है। अब उस पर्सन को इसका सोर्स एक्सप्लेन करना होता है। अगर उसके पास इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, प्रॉपर सोर्स है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई आगे एक्शन नहीं लेता है। बट सपोज उस पर्सन के पास इस प्रकार का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो इतना पैसा कहां से लाया है, तो अकॉर्डिंगली फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर्सन से इस प्रकार की एडिशनल इनकम पर उनसे इनकम टैक्स वसूलता है और जो भी पेनल्टी एप्लीकेबल होती है वो सारी पेनल्टी उस पर लगाई जाती है। यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस न तो किसी को डराना है और न ही टैक्स चोरी को, टैक्स इवेजन को बढ़ावा देना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आप लोगों को ये अपडेट करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ इनोसेंट पर्सन जाने अनजाने इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस में डील कर बैठते हैं और बाद में उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं वीडियोस में शेयर कर रहा हूं उसका प्रूफ क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूं ये अवेलेबल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, वहां से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है और बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, मैंने आपको ये 10 ट्रांजैक्शन बड़ी ही इजी और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करें।